हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी आओ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। जब किसी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, वो बातें हम समझते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है और ये कंपलसरी है। बिना इसके रासायनिक समीकरण संतुलित ही नहीं होता, यानी कोई भी रासायनिक समीकरण कहलाएगा ही नहीं अगर ये इस तरह ये बातें अगर उसमें नहीं पाई जाती तो। ठीक, नंबर 1 है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई 1 लीटर या 1 केजी कोई आप अभिकारक लेते हैं तो उत्पाद भी उतना ही बनना चाहिए, 1 केजी या 1 लीटर। ठीक है, मतलब द्रव्यमान ना तो वहाँ पर उसका विनाश हो और ना ही कोई नया द्रव्यमान उसमें से उत्पन्न हो। ठीक है, आप 1 किलो मतलब सोना लेते हैं, उसको पिघला के जब सोने का आभूषण बनाएं तो आपको 1 किलो ही मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा इनका कहने का मतलब है। ठीक है, दूसरा है कि सेम वही कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अच्छा, उत्पाद और अभिकारक होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये A प्लस B, ठीक है, ये अभिकारक है। जब A को B से मिलाते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है मान लीजिए C प्लस D, कोई हमको उत्पाद मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो भी द्रव्यमान रहेगा, ठीक है, सेम इधर भी जो उत्पाद हमको मिलेगा इनका द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर ही रहना चाहिए। यानी ए प्रोडक्ट जो भी कोई अगर एटम रहेगा ए इधर आएगा वही एटम, तो उसके परमाणु और इधर इसके परमाणु बराबर रहने चाहिए। बी कोई दूसरा एटम रहेगा तो यहाँ पर भी कोई दूसरा एटम उत्पाद बनेगा तो उसका परमाणु इसका मतलब बराबर हो। ठीक है, यानी इसका द्रव्यमान जो अभिकारक होगा बराबर होना चाहिए उत्पाद के द्रव्यमान से। ठीक है, वही यहाँ पर ये कह रहा है। या इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात, ये रासायनिक अभिक्रिया के पहले एरो निशान लगा देते हैं, इसके बाद जो बनता है वो उत्पाद होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात इन प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, जो भी परमाणु जितना परमाणु इधर लेंगे, यानी अगर मान लीजिए हाइड्रोजन इधर हमने 2 ले लिया तो उत्पाद में भी अगर हाइड्रोजन अगर बन रहा है तो वहाँ पर भी 2 होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन मान लो इधर 4 है, 2 2 जा 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर मान लीजिए इधर ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन मान लीजिए 2 है, मान लीजिए इधर ऑक्सीजन बन रहा है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर ऑक्सीजन 6 2 जा 12 तो इधर भी 6 होना चाहिए। ऐसा इनका कहने का मतलब है कि परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, द्रव्यमानों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, उत्पाद जितना उत्पाद का मतलब ये अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना उत्पाद का भी द्रव्यमान होना चाहिए। ना तो कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पर बनना चाहिए, ना तो यहाँ तो कोई इन दोनों के अलावा कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो फिर उत्पाद में भी कोई नया प्रोडक्ट अपने आप नहीं बनना चाहिए। जैसे मान लो अपने आप यहाँ पर क्लोरीन नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे हमने लिया ही नहीं, तो क्लोरीन यहाँ पर आना नहीं चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट अपने आप नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, वो हमारा एग्जाम्पल है कि जब जिंक में, ये जिंक है, ठीक है, जब जिंक में हम लोग H2SO4 हम पहले हम लिख देते हैं इसका नाम ही। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। जब जिंक में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, ठीक है, या यूं कहो कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक मिला देते हैं। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको मिलता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस,
ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपको प्राप्त होगी। अब इसके परमाणु को हमने जो हमने ये समीकरण लिखा है इसको हमने नाम से लिखा है, ठीक है। अब इसके सिंबल से हम लोग लिखेंगे, यानी परमाणुओं को दिखाएंगे हम, ठीक है। तो जिंक लिया है तो सीधे हम जड़ियन लिख देंगे, जिंक का हम एटम, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला लिख देंगे, ये होता है H2SO4, ठीक है, एरो निशान लगाएंगे। फिर जिंक सल्फेट, सल्फेट कभी भी नाम आए तो समझ लीजिए SO4, फिर उसके बाद जिस मेटल का नाम आए उसको उसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। सल्फेट जो होता है ये -2 बनाता है, तो जड़ियन जो होगा ये +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर जो +2 -2 में लिखा रहता है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन अभी इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, हटा दो, ठीक है, क्योंकि SO4 -2 कहीं पर भी रहे समझ लो सल्फेट बनाता है, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन ये H2 लिख दिया हमने, ठीक। अब हम देखेंगे कि क्या जड़ियन यहाँ पर देखो कितना जड़ियन है, जिंक कितना है, एक ही है, क्या जिंक यहाँ पर एक ही है, हाँ एक ही है। यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन कितना है, H2 2 हाइड्रोजन है, तो उत्पाद में भी 2 ही हाइड्रोजन। यस देखो सल्फर यहाँ पर कितना है, सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1, ठीक है, तो भी सही है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो देखो ये तीनों बातें, ये सभी बातें यहाँ पर सिद्ध हुई कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण ना ही विनाश, यानी जितना इधर हमने प्रोडक्ट लिया था, जितना जिंक इधर लिया था उतना ही जिंक इधर, जितना ही हाइड्रोजन इधर उतना ही हाइड्रोजन इधर, जितना ये सल्फर और ऑक्सीजन इधर उतना ही सल्फर और ऑक्सीजन इधर, यानी परमाणुओं की संख्या समान है। अभिक्रिया के पहले एवं बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा संतुलित करके तो मिलेगा नहीं, ठीक है। अब इसके लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो ठीक हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, वो है Fe + H2O, ठीक है। और प्रोडक्ट यानी Fe के साथ जब वाटर मिलाते हो आप तो क्या बनता है, Fe3O4, ठीक है, प्लस H2। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो इसके लिए हम प्रत्येक परमाणु के पास जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि Fe एक ही Fe है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो Fe3 यानी यहाँ पर 3 Fe है, ठीक है, Fe जो हमारा फेरस है। और यहाँ पर देखेंगे H2 यानी हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी 2 है, यानी हाइड्रोजन तो संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखेंगे तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। तो ऐसा करने के लिए अब हम क्या दिमाग लगाएं, तो हम ऐसा करेंगे, जो यानी उत्पाद या अभिकारक में देखो एनसीईआरटी में बहुत बड़ा दिया गया, वहाँ से समझ नहीं पाओगे, पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो हम क्या कह रहे हैं कि इन दोनों में देखो जो ज़्यादा परमाणु है, ऐसा यौगिक देखो जहाँ पर ज़्यादा परमाणु है। देखो यहाँ एक ही है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर देखो Fe3 है, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा परमाणु नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम ऑक्सीजन को, ज़्यादा परमाणु ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन को आप संतुलित कर लीजिए, यानी 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ऐसा क्या करें यहाँ पर कि 4 आ जाए। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है, तो जब भी हमें यहाँ पर 4 ऑक्सीजन लाना होगा तो हम ना तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ना ऐसे, मतलब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर 4 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे इस प्रोडक्ट के आगे, यानी इसको हम दूसरे पेन से दिखा दे रहे हैं, हमेशा यहाँ 4 लाना है तो इस प्रोडक्ट के आगे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 4 ना तो इधर पीछे से मल्टीप्लाई करना है, ना नीचे, ना कहीं जोड़ना है, आपको कुछ नहीं करना, आगे इस प्रोडक्ट के पूरे प्रोडक्ट के आगे आप 4 मल्टीप्लाई कर देना। तो अब ये 4 जो होगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो, यानी 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखेंगे Fe कितना है, Fe यहाँ पर 3 है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। लेकिन एक चीज़, हमने तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन भी हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है, क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड के परमाणुओं की संख्या समान है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe, और हाइड्रोजन देखो यहाँ 4 2 जा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना, 4 2 6 नहीं करना, हमेशा मल्टीप्लाई किया था, 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन इधर भी है,
ऑक्सीजन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन है, तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, बताओ बहुत छोटा है लेकिन वहाँ पर आपको बहुत बड़ा दिया गया है, इतना दुनिया भरे का। और यही रासायनिक समीकरण को जब आप इंटर में पहुँचोगे, IIT JEE नीट की तरह कुछ बताएंगे मैं आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से, वहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं, बड़ा से बड़ा इक्वेशन दुनिया का कोई भी लेकर आ पाओगे, वहाँ संतुलित करके मैं बताऊँगा। और मेरी वीडियो में कहीं पर होगा, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। UPTU BTech वाले को हमने पढ़ाया। ठीक है, यूट्यूब पर कोई माई का लाल नहीं, अगर किसी ने IIT या किसी की नीट की तैयारी नहीं की है तो वो कभी रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करा सकता। ठीक है, BSc वाले या इंटर हाई स्कूल वाले, ये ध्यान रखना। संतुलित रासायनिक समीकरण, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे भौतिक अवस्थाओं के जो संकेत होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बताएंगे कैसे कहाँ पर क्या यूज़ करते हैं। जैसे आपको कहीं कहीं देखते होंगे आप कि H2O लिखा रहता है तो उसके आगे G कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं H2O के साथ L लिखा रहता है। ठीक है, कहीं पर H2O के साथ AQ लिखा रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पर आपको कोई प्रोडक्ट लिखा रहा है, उसके बीच में S लिखा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।